नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी के लिए यहाँ पर जो जीके और जीएस की क्लास इस टाइम पे आती है, तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, पहले तो सभी लोग बता दें कि मेरी आवाज़ जो है आप सभी को क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद जो हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, पहली बात तो सभी लोग फटाफट जो है कमेंट करके बता देंगे आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, आवाज़ जो है बिल्कुल ठीक आ रही है। मैं खुद भी एक बार देख लेता हूँ। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, फटाफट जो है ये चीज़ जो है कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को पता है मेरी जो क्लासेस हैं अनअकैडमी पे भी डेली चलती है, तो आप लोग अनअकैडमी में मेरी क्लासेस जो है ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसे ओपन करना है और सिंपली आपको जा करके इस कोड का, ये देख सकते हैं ना, ये कोड है डियर गुरुजी, इस कोड का यूज करना है। और इस कोड की मदद से जो आप लोग हमारी क्लासेस से बिल्कुल फ्री में जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग को 10% का डिस्काउंट चाहिए किसी भी कोर्स पर, A to Z किसी भी कोर्स पर 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो आप लोग इसी कोड की यूज़ से आप लोग 10% का डिस्काउंट जो है पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए, जहाँ तक हमने खत्म किया था उसके आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाई, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया था। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके यहाँ पर 204 दिया गया है। सभी लोग उस क्वेश्चन का जवाब जो देते हुए चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप जो है वापस लिया, उन्हें नया नाम क्या दिया था भाई? शहीद और स्वराज द्वीप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, शहीद और स्वराज द्वीप, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा आप सभी को पता ना भाई कि रास बिहारी बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं के ब्रिगेड के नाम से लक्ष्मीबाई रेजेंट जो है महिलाओं वाला नाम रखा गया था, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। और कहाँ पे स्टार्ट किया? जापान में किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया आपसे यहाँ पर, इंडियन नेशनल आर्मी INA की बात हो रही है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जब भी INA की बात आती है तो भी याद रखिएगा भाई, रास बिहारी बोस, ठीक है। आंख बंद करके आप लोग टिक करिएगा भाई। INA की बात हो रही है। देखिए, आज़ाद इंडियन नेशनल आर्मी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना क्या बोलते हैं, रास बिहारी बोस जी ने किया था। इस क्वेश्चन में बहुत लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो गलत मत करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब दीजिए भाई, देश बंधु नवयुवक संघ का संगठन किसने किया था? चलिए भाई, 206 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब देते हुए चलिएगा भाई। देश बंधु नवयुवक संघ का जो गठन है वो किसने किया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? जवाब जो है सभी लोग देने का प्रयास करेंगे। तो भाई, तिरुपुर कुमरन। यहाँ पर बहुत कम लोगों ने देखिए सही जवाब दिया भाई। तिरुपुर कुमरन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजेंट की कमांडर थी। ये तो मैंने आपको लक्ष्मी सहगल के बारे में बता ही दिया है। जो रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट था, बेसिकली रास बिहारी बोस ने बनाया था, उसकी जो है कमांडर थी। इसके अलावा 1998 में जो है इनको, लक्ष्मी सहगल को 1998 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के पिता का नाम क्या था। चलिए भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस कटक में पैदा हुए थे, 1897 ईस्वी में पैदा हुए थे, 23 जनवरी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों क्या था? जानकी नाथ बोस। आप देखिए, पिताजी का नाम अगर पूछा गया है तो मे भी आपके पेपर में माता जी का नाम भी पूछा जा सकता है। तो इनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। क्या था भाई? प्रभावती देवी था। और सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अधिवेशन की थी? 1938 में आपका जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। कई बार आपके पेपर में ये चीज़ आता है कि भैया गांधी जी ने कब किया था, सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था। गांधी जी ने सिर्फ एक बार किया था 1924 में। गांधी जी ने सिर्फ एक बार किया था 1924 में, बेलग्राम अधिवेशन। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ने 1938 में किया था, जो आपका हरिपुरा वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा था, ये तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई, 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इस लीग के अध्यक्ष कौन थे? 208 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए भाई। 1928 ईस्वी में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? और इसके बाद जो क्लास चलती है जनरल साइंस दैनिक विज्ञान वाला, जो कि सभी वर्गों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है, उस क्लास को लेना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पहले देखिए मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? काफी लोग के जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहे हैं। श्रीनिवास अयंगर, ठीक है,
श्रीनिवास अयंगर। जितने लोगों ने जवाब दिया भैया ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको पता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो बेसिकली किस वर्ष हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और क्या क्या नारे हुए थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बन सकती है भाई। तो जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 1942 ईस्वी में जो है आपका स्टार्ट हुआ था। इसे हम लोग नागरिक अवज्ञा आंदोलन, ये एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता था, जिसका क्या लक्ष्य था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। एक ही लक्ष्य था, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और ये जो आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में जो है आपका शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। और नारा क्या दिया था भाई, इस आंदोलन में ही नारा आया था भाई, करो या मरो। ठीक है, ये नारा जो है इसी अधिवेशन में आया था, तो ये चीज जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे। अभी बताइए सर जी, अभी मैंने नारे के बारे में बता दिया ना, तो जब एक क्वेश्चन एक से अधिक बार मैं आपको रिपीट करवाता हूँ तो उसका मतलब ये समझ के चलिए वो क्वेश्चन वहीं पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जवाब देते हुए सब लोग चलिएगा भाई, महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था तो भैया करो या मारो का नारा दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का जो नारा दिया गया था वो किसने दिया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये चीज जो है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया। इसका जवाब दीजिए भाई, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका स्टार्ट किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया 1942, तो अब तो गलत नहीं करोगा ना। देखो सबके बारे में एक इतिहास है, 1920 का भी इतिहास है, 1930 का भी इतिहास है। तो 1920 में असहयोग आंदोलन आया था। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य जो था वो क्या था, सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करना था। इसके अलावा 1930 की अगर हम बात करते हैं, 1930 देखिए यहाँ पर दिया गया ना, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया था। सभी को पता है भाई, ठीक है, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका आया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, 211 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था। चलिए इसका जवाब देते चलिएगा, क्या पूछा गया भाई, सेम क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर डेट के साथ, अगर हमने 9 अगस्त बताया था बट यहाँ पर देखिए अगस्त में 8 ही दिया गया, तो यहाँ पर 8 वाला टिक कर देंगे। 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 से 9 अगस्त 1942 माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त की सुबह को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ये चीज जो है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी ने, देखो भाई भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाए, बात एक ही होता है। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट कभी कभी ये भी बोल दिया जाता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं सर जी, चीजें आपकी तैयारी हो रही है। काफी कह दो ना किसी जी के तैयार नहीं होता है, तो इस तरीके से मैंने एक तरीका अपनाया है कि आप लोग को तैयार हो जाए। उसी के साथ साथ प्रांतीय चुनाव यानी कि जो आपके प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे वो डॉट 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 में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। बताइए सची, महात्मा गांधी तो ये हो गया। इसका जवाब प्रांतीय चुनाव के बारे में पूछा गया, तो भाई 1935 याद रखिएगा। 1936 37 जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। 1935 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम का जो आया था उसके आधार पर 1937 फरवरी में जो चुनाव हुआ था उसमें से जो है आपका ये जो प्रांतीय चुनाव यानी कि टोटल 5 प्रांत चुनाव में 11 में से कुल 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, जबकि सिंध, उत्तर पश्चिम प्रांत और असम में जो है मिलीजुली सरकार बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट बेटन योजना से क्वेश्चन है और ये पेपर में बहुत ज्यादा है इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। भाई भारत के बंटवारे की घोषणा जो है किस तारीख को की गई थी, बताइए सर जी। क्वेश्चन नंबर 215, भाई भारत में बंटवारे की घोषणा, देखिए माउंट बेटन योजना के तहत मैंने क्यों कहा, माउंट बेटन से संबंधित इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत का विभाजन जो है इसी योजना के तहत हुआ था। तो बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर, ये इंपॉर्टेंट डेट है। कुछ लोग 15 अगस्त जवाब दे रहे हैं बट यहाँ पर 3 जून 1947 को याद रखिएगा। भारत के बंटवारे की घोषणा जो हुई थी वो 3 जून 1947 को की गई थी, और भारत के जो विभाजन की बात करते हैं वो माउंट बेटन योजना के आधार पर तैयार किया गया था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर जो है बेसिकली भारत और पाकिस्तान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिराज्यों में जो है बांट दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत में मिली आजादी के
वक्त समय क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 15 अगस्त 1947 में भारत को जब आज़ादी मिली थी तो किस समय हुई थी? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब देते हैं भाई। अपने देश की आज़ादी के विषय में तो आप लोग इतना पता ही होगा। तो आधी रात, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत मध्य रात्रि में आज़ाद हुआ था। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा और भारतीय राष्ट्रीय को संबोधित करते हुए एक क्या बोलते हैं, एक क्या नाम है यार, ट्रस्ट विद डेस्टिनी नाम के अपने जो है मतलब अपने भाषण में इसको बताया था कि ये ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। लाइक वाइक कर दो भाई, जितने लोग जुड़े हुए हैं भाई, वीडियो को लाइक नहीं करते हो बिना कहे। 270 नंबर क्वेश्चन है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945, ये तो सबको पता ही है, बट लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, तो ये चीज़ आपके पेपर में बनती है। तो कुछ लोग 45 जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग 46 जवाब दे रहे हैं, 47 कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, बट सहमत 1946 में ही हो गई थी, ठीक है। 1946 में ही सहमत हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ पूरी डेट एग्जैक्ट बताता हूँ भाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय, ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। उनके द्वारा भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन कब दिया गया था? 15 मार्च 1947, ठीक है। एक साल पहले ही दिया जा चुका था, 15 मार्च 1946, माफ कीजिएगा 46 को दिया जा चुका था। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो इटली के जो प्रधानमंत्री थे, वो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है घोषणा किया था, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब जो देते चलिएगा। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? चलिए भाई 218 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो ये कब बना था? तो 26 जनवरी 1950, इसको याद रखिएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये बना था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर 218 हो गया ना। 24 जनवरी को भाई अधिवेशन हुआ था, 26 जनवरी को ये बना था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में, एक क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर, देखिए चारों ऑप्शन दिख रहे हैं ना। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से कौन सा असंगत कथन है? संविधान नियमावली पुस्तिका है, बिल्कुल सही बात है। इसने कानूनी शासन को कूटबद्ध किया, ये भी सही है। और एक वैधानिक दस्तावेज है भाई, यहाँ पर लिखा गया है वैधानिक दस्तावेज नहीं है, तो ये आपका गलत दिया गया, ये आपका असंगत कथन है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली सबसे पहले जो है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया था? 221 है इसका जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने पूछा गया भाई भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है पहली बार कब स्टार्ट किया था? तो भैया 1892, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1892 की अगर हम बात करते हैं तो 1892, थोड़ा सा नीचे कर दो भाई, ऐसे ऊपर हो जाता है अपने आप। चलिए 1892 की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी और इसके द्वारा ही सीमित चुनाव की व्यवस्था भी की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? देखिए भाई भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है वो किसके द्वारा सृजित किया गया था? 222 नंबर क्वेश्चन है, इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद है वो बेसिकली 1833 में जो चार्टर अधिनियम हुआ था उसके द्वारा जो आपका बेसिकली सृजित किया गया था। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। 1833 का जो चार्टर अधिनियम था वो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का परिणाम था और इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है कहा जाने लगा था, ये चीज याद रखिएगा। और पहले ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? विलियम बेंटिक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रांतीय स्वायत्तता द्वारा प्रदान की गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। प्रांतीय, अभी मैंने प्रांतीय बारे में, अभी मैंने आपको क्या बोलते हैं प्रांतीय चुनाव के बारे में बताया था ना, तो वही प्रांतीय स्वायत्तता वही चीज है। तो वही भारत का जो अधिनियम आया था, भारत सरकार का अधिनियम 1935 का, उसके द्वारा ही प्रदान किया गया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। आप तो गलत नहीं करोगे इस क्वेश्चन को ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ब्रिटिश भारत में मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष पारित किया गया था? क्या पूछा गया भाई? मार्ले मिंटो सुधार जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 224 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब जो है देते हुए चलिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई
1909 ईस्वी में, 1929 में, कब किया गया था भाई मार्ले मिंटो सुधार? तो भैया याद रखिएगा 1909 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है 1909, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष जो है आपका पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये रिपोर्ट जो है बेसिकली आपका कब प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया, सबके जवाब देखिए यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं। तो भैया मोंटेग्यू अगस्त प्रस्ताव याद है 1918 ईस्वी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन जो है भारत के गवर्नर जनरल थे? पता है, ब्रिटिश भारत नहीं बोला गया, भारत बोला गया है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भैया जी, ब्रिटिश भारत नहीं बोला गया, सिर्फ भारत बोला गया। तो भारत के गवर्नर जनरल जो आपके कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है भारत के गवर्नर जनरल आप कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि भैया जी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उनके जाने के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन जब गए थे उनके जाने के बाद जो है भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर ये रहे थे। तो ये चीज याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने डॉट 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 में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी जिसके तहत मीर जाफर को एक बार फिर नवाब बनाया गया था। ये बताइए सर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव ने किस सन में भैया, मतलब कहां पर एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी? तो वहां पर मीर जाफर को एक बार फिर से नवाब बनाया गया था। तो भैया यहां पर याद रखिएगा बंगाल, ठीक है। बंगाल में एक दोहरी सरकार की शुरुआत की थी, इसको याद रखिएगा। मीर कासिम को हटाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पुनः 1763 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और इसके साथ ही साथ बंगाल में द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, दोहरी सरकार का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन की शुरुआत की थी। और द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुआ था भाई? द्वैध शासन के अंतर्गत प्रशासन हो गया, राजस्व वसूली हो गया, दीवानी हो गया, वो उसको अपने पास रखे थे। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी, प्रशासनिक दायित्व जो है वो नवाबों पर छोड़ दिया था। तो समझ सकते हैं ना कि पूरा फायदा जो है वो ही ले रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। जितने लोग यहाँ पर नए नए जुड़ रहे हैं सभी लोग शेयर करो वीडियो को, लाइक बनता है और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। नीचे देखिए आप सभी को यहाँ पर ये दिया गया, ये आईडी हमारी डियर गुरुजी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई साहब भारत का प्रथम वायसराय देखो पूछा गया है। भारत का पहला वायसराय बताइए कौन था? आसान क्वेश्चन है, जवाब जो यहाँ पर सभी लोग दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए काफी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग आ रहे हैं। तो भैया लॉर्ड कैनिंग बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताता हूँ, इसका कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक था, ठीक है। कब था भाई? 56 से 62 तक था। और ये भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हो या भारत का पहला वायसराय कह सकते हो, ठीक है। वीडियो चल रहा है ना बिल्कुल क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भाई साहब सहायक संधि देखो भाई, सहायक संधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक संधि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभ्यास की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण नीतियों में से एक थी, जिसे किसके द्वारा पेश किया गया था? 229 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। तो सहायक संधि को जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो भैया याद रखिएगा लॉर्ड वेलेजली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका जो है शासनकाल था और इन्होंने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा कि वर्ष 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? क्या पूछा गया भाई? 1931 ईस्वी में भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम जो है आपका क्या था? 230 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर देखिए इरविन, ठीक है। देखो इरविन की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएगा। 1926 से 1931 तक इनका शासनकाल था, ठीक है। 26 से 31 तक इनका शासनकाल था। 1928 में इनके ही शासनकाल में भैया क्या आया था? वो साइमन कमीशन आया था जिसमें जो है लाला लाजपत राय जी की जो है मौत भी हो गई थी, मृत्यु भी हुई थी उसके विरोध करने में। तो ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। स्थायी बंदोबस्त, अगर कभी कभी पेपर में आता है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू किया था, तो भैया ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, 4 नंबर ऑप्शन उसने किया था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है
कि विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति जो है डॉट 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 ने लागू किया था। विलंब का सिद्धांत या जिसको हम लोग कह सकते हैं भाई हड़प नीति। अभी मैंने हड़प नीति के बारे में, चलो भाई हड़प नीति जब भी आता है भाई, विलंब का सिद्धांत, हड़प नीति, इसको जो है लागू किसने किया था भाई? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी नाम से यार मतलब लगता है, तो डलहौजी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको व्यपगत का सिद्धांत, हड़प नीति, बहुत सारे नामों से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। डॉट 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 जिन्होंने 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, उसने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। तो भाई अभी मैंने आपको बताया ना, हड़प नीति किसने स्टार्ट किया था भाई? हड़प नीति। भाई हड़प नीति का मतलब क्या था भाई? हड़प नीति का मतलब सबको पता है ना, लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर जो है करेक्ट हो ही जाएगा 1848 में। हड़प नीति में क्या होता था ना, लॉर्ड डलहौजी जो है विलय कर लेता था, बहुत सारे, सतारा का विलय किया था, जैतपुर का किया था, उदयपुर का किया था, झांसी का किया था, नागपुर किया था, अवध का भी किया था। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया। 232 हो गया ना, 233 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पूछा गया आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यपगत सिद्धांत, देखो चाहे हड़प नीति बोले, चाहे व्यपगत सिद्धांत बोले, चाहे विलय नीति बोले, बहुत सारी चीज़ें आपके यहाँ पर पेपर में बनती है इस तरह के क्वेश्चन से। तो डलहौजी ही याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन फिर से देखिए, एक से अधिक बार रिपीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन जो आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया नहीं हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। 234 नंबर क्वेश्चन है, डॉट 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 ने, किसने भाई 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार बना लो भाई, स्टार, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि बाद में पहले इंडियन आईसीएस था, बाद में आईएएस बन गया। तो भैया यहाँ पर जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो आईसीएस की अगर हम बात करते हैं तो कार्नवालिस, ठीक है, 1793 बोल दिया, कार्नवालिस ही होगा। 1786 से लेकर 93 तक इसका कार्यकाल था। तो भैया लॉर्ड कार्नवालिस का जो कार्यकाल तो मैंने बता दिया। तो भारतीय सिविल सेवा जो है इसने स्टार्ट किया था। इसे, इन्हें पुलिस सेवा का जनक भी माना जाता था। और कई बार आपके पेपर में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। चलो भाई, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कार्नवालिस ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक दो। चलो भाई इसका जवाब जो है दे दीजिए। फिर से एक क्वेश्चन दूसरी बार रिपीट हुआ, यानी कि क्वेश्चन आपका यहीं पर क्या हो जाता है भैया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है सर जी, कार्नवालिस। तो जब भी सिविल सेवा के जनक के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या लगाओगे भाई, कार्नवालिस पर टिक करोगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल, भाई पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई? वॉरेन हेस्टिंग थे। इन्होंने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डॉट 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 में मदरसा की स्थापना की। बताइए भाई, वॉरेन हेस्टिंग ने भाई मुस्लिम कानून के अध्ययन के लिए या शिक्षण के लिए जो है कहाँ पर जो है मदरसा की स्थापना की? सभी लोग यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलिएगा। बहुत ही अच्छी बात है, काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो कलकत्ता, याद रखिए कोलकाता में या कलकत्ता में की थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो अगली क्लास चलेगी उसमें भी आप लोग आने का प्रयास कीजिएगा। नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्लास का दे दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। और साथ ही साथ यार लाइक करो यार, अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्लास में अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या पूछा गया भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? चेम्सफोर्ड, डफरिन, डलहौजी, कैनिंग। जवाब जो है सभी लोग देते हुए चलिएगा। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर आ रहे हैं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर। और उस समय डफरिन था। कौन था भाई? डफरिन, इसको याद रखिएगा, डफरिन था। और किसने स्थापना की थी भाई? सभी को सब लोग जो है बताते हुए चलिएगा। A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 238 के बारे में, तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? 238 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब देते चलेगा भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका जो गठन है किसने किया था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1861 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 1784 ईस्वी में पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स ने एशियाटिक, जो विलियम जोन्स है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो सबको पता होगा ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है आपके कौन थे?
भाई भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, दोनों आपके पेपर में क्वेश्चन आता है और दोनों का आंसर जो आपका ये होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम व भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि आज़ादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा है। ये तो सबको पता होगा ना, आज़ादी के बाद भी कौन जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है बना रहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। सबको पता है भाई, लुइस माउंटबेटन या लॉर्ड माउंटबेटन, ये जो है भारत का गवर्नर जनरल था और स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाता है तो आपके कौन थे, सी राजगोपालाचारी था, लेकिन ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नहीं थे, ब्रिटिश थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डॉट 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 भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो सेम क्वेश्चन देखिए, जब एक से अधिक बार रिपीट होता है तो बिल्कुल आप लोग मान के चलो वो आपका जो क्वेश्चन आपका गलत सही होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर याद रखिए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भाई साहब, मतलब देखो एक ही क्वेश्चन के कितने सारे नाम है, ठीक है, एक ही, राज्य हड़प नीति बोला जाए, विलय नीति बोला जाए, विपगत बोला जाए, कुछ भी बोला जाए भाई, जिसने जैतपुर, संबलपुर, सतारा, नागपुर, अवध, ऐसे सारे जो राज्यों को जो है हड़प कर लिया था, अंग्रेजी राज्यों में विलय कर लिया था, वो किया था भाई लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी ने किया था। तो हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अगर बोला जाए तो यही सेम चीज़ है। कई सारे नाम अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, तो अब तो गलत नहीं करोगे ना ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, बंगाल सती विनियम 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल लाया गया था। चलिए भाई, बंगाल सती विनियमन 1829 ईस्वी में भारत के किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है लाया गया था। जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे तो विलियम बेंटिक, ठीक है। सती विनियमन की बात होती है तो विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर के 35 तक के आसपास था, ठीक है, 1835 तक था। और चार्टर एक्ट द्वारा इन्होंने भारत का पहला, ये जो भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है आपके बनाए गए थे, इनका कार्यकाल मैंने आपको बता ही दिया। और इन्होंने जो है सती प्रथा को समाप्त करने में, मतलब समाप्त ही कर दिया था, 1829 से बिल्कुल समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल आपके कौन थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल जो है आपके कौन थे। चलिए भाई सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेगा भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो नाम आता है भैया जी, लॉर्ड माउंटबेटन का ही आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जबकि स्वतंत्र भारत के पहले व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, वो आपके कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। इसके बारे में कभी डिस्कस अच्छे से किया जाएगा, जो लोग को कन्फ्यूजन अभी भी चल रहा है उनका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन, देखो भैया जी, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी। सबको पता भाई, लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी, राजगोपालाचारी ने लिया था, ठीक है। यानी कि जो राजगोपालाचारी है उन्होंने मतलब इनके बाद जो है लिया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, राजगोपालाचारी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया ये तो राजगोपालाचारी पहले भारत के गवर्नर जनरल थे ही थे, साथ ही साथ 1952 ईस्वी में ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये भी आपके पेपर में बन सकता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल के समय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह की बात हो रही है, यानी कि 1857 ईस्वी की बात हो रही है। चलो भैया इसका जवाब जो सभी लोग देते हुए चलिएगा, एलन बैरो हार्डिंग। देखो हार्डिंग के समय में जो है, हार्डिंग ने क्या किया था मैं सबको बताता हूँ, इन्होंने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नर बलि होती थी ना, नरों की बलि मतलब बच्चों की, या मतलब नर की मतलब इंसानों की बलि दी जाती थी, उस पर जो है प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने, ठीक है। किसने लगाया था भाई, हार्डिंग ने लगाया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लॉर्ड एलन बैरो के बारे में, तो एलन बैरो जो है आपके, इन्होंने दास प्रथा का समाप्त किया था, दास प्रथा का उन्मूलन किया था। बेंटिक की अगर हम बात करते हैं, बेंटिक की बात करते हैं तो भैया इन्होंने जो है, अभी मैंने आपको बताया था ना, सती प्रथा का उन्मूलन जो है बेंटिक ने किया था, विलियम बेंटिक ने। बचे लॉर्ड कैनिंग, तो भैया लॉर्ड कैनिंग जो है आपके उस समय जो है 1857 के विद्रोह के समय थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है यहाँ पर, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, एंड शैल हैव इट, ये कथन जो है किस नेता का है। मतलब पढ़ने से पता चल गया भाई, कुछ कथन, कुछ नारे, कुछ उपाधियां आपके पेपर में बहुत ज्यादा बनती हैं, तो वो सारी चीजें अब आपको मिलने वाली हैं। तो भैया ये कथन जो किसका था, बाल गंगाधर तिलक जी का था। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये जो है किसका था, बाल गंगाधर
तिलक जी का था। ये किस दल के नेता थे, कई बार आपके पेपर में आता है, तो गरन दल के नेता थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक जी तो आपके थे गरन दल के नेता थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। वैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, अभी उनके बारे में मिलेगा जो इंपॉर्टेंट बन सकती है, मैं आपको बताते हुए चलूंगा। ओहो, अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सारे जहां से अच्छा, इस गाने के बोल किसने लिखे हैं, बताइए। इसके लिरिसिस्ट जो है आपके कौन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए भाई, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो मोहम्मद इकबाल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर, मोहम्मद इकबाल। जितने लोग जवाब दे रहे हैं भाई, मोहम्मद इकबाल एक प्रसिद्ध कवि थे, राजनीतिज्ञ थे। इनकी मुख्य रचनाएं, एक तो आपका ये सारी जहां से अच्छा हो गया, इनकी एक मुख्य रचना थी शिकवा, 1992 में आई थी। इसके अलावा 6 लेक्चर्स ऑन दी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट, बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिख रखी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं जो है फारसी लैंग्वेज में किया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 250 के बारे में। तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी। मैं इसको कई बार आपको करा चुका हूँ भाई, एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, वैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पर देखिए बात हो रही है। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउट में लग रहा है भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि जो है बेसिकली किसके द्वारा दी गई थी। यहाँ पर कुछ लोग महात्मा गांधी जी जवाब दे रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो है ये जो आज़ादी जो बारदोली सत्याग्रह पर वहाँ की स्त्रियों द्वारा दिया गया। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की स्त्रियों द्वारा दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप कर दो, हो सकता है भाई, ये चीज़ याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क, लौह पुरुष, बहुत सारे नाम से जानते हैं, बट ये सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की महिलाओं की तरफ से दिया गया था। बट यहाँ पर महात्मा गांधी इसलिए करेक्ट हो सकता है कि वहाँ की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने इसको उपाधि प्रदान की थी, तो ये हो सकता है उपाधि किसने दी थी, बोला सरदार उन्होंने था, तो ठीक है, महात्मा गांधी इस हिसाब से करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को क्या लगता है, अपने जो विचार है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पर कि किसने फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज, किसे जो है फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंडियन सिविल सर्विसेज वैसे होना चाहिए था, तो अभी मैंने आपको बताया था ना, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज ही पूछा गया, माफ कीजिएगा। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज जो है किसे कहा जाता है। जवाब देखिए यहाँ पर आंसर हो गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही करेक्ट करिएगा। ठीक है, काफी लोग सी जवाब दे रहे हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, बिस्मार्क, सरदार, बहुत सारी उपाधियों से इनको जो है सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए भाई साहब आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता, तो इसके जवाब तो मतलब आप लोग आराम से दे सकते हो। जिन्होंने भैया जी क्या लिखा था, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी, जन गण मन, बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना भी गुरुदेव जी ने ही किया था। 1901 ईस्वी में इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, इतनी सारी चीजें यहाँ से बनती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था। भाई महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता था। तो महात्मा गांधी जी को कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए क्या बोला जाता है भाई, कैसर ए हिंद पदक से किसने दिया था, लॉर्ड हॉर्डिंग ने सम्मानित किया था। किसने भैया जी, लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर जितने लोग सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। जी हाँ भैया, सभी वर्गों के लिए क्लास है। लाइक और से इतने सारे लोग जुड़े हो यार, लाइक नहीं करते, गलत बात है, लाइक कर दो। इसके बाद वाली क्लास में तो जरूर आइएगा, क्योंकि दैनिक विज्ञान, जनरल साइंस जो कि सभी वर्गों के लिए होता है, वो क्लास चल रही है। तो इसके बाद वाली क्लास में लाइव चलेगी, बिल्कुल आप लोग आइएगा। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि, तो कैसर ए हिंद लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। अभी आपको बताया गया, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो मतलब कि वो क्वेश्चन अपने आप आपका क्या हो जाता है भैया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैसर ए हिंद किसने किया था भैया, गांधी जी को दिया गया था। और किसके द्वारा, लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा दिया गया था। इसको याद रखेंगे, गलत तो नहीं करेंगे ना, बताइए सभी लोग, गलत तो नहीं करेंगे ना आप लोग, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बट फिर से यहाँ पर आ चुका है भाई, जवाब दे दीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी थी। 255 है, इसका जवाब दीजिए भाई। रविंद्रनाथ टैगोर जी को किसकी उपाधि भाई, गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी थी। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, काफी लोग के जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहे हैं। और जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है, जो लास्ट में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं, सबको यहाँ पर टाइम तो आप सभी को पता ही पता है। तो भाई प्लीज टाइम से क्लास में आने का प्रयास किया करिए। और इसके बाद वाली क्लास में जितने लोग जुड़े हैं, बाद वाली क्लास में जरूर आइएगा। पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये देखिए दिया गया ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे आप लोग को डेली जो है मेरी क्लासेस जो है आपको देखने को मिलती रहे। तो बिल्कुल सही बात है, गुरुदेव की उपाधि जो है आपकी
महात्मा सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, किसने दी थी, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन आपका ये पूछा किसने दी, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, गुरुदेव की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात, समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं। ठीक है, अगली क्लास में आप सभी से मिलते हैं, तो आप लोग अगली क्लास में जल्द से जल्द जो है आ जाइएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।